हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 20 मार्च 2023 के तीन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। या तीन प्रमुख चर्चा या आर्टिकल जो भी रहे उनको चर्चा करेंगे। इसमें से दो प्रमुख रिपोर्ट हैं। एक रिपोर्ट है WMO का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व मौसम संगठन जिसे बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट है। वो जो है उसमें ये बात कही गई है कि 2023 का जो साल है वह जो है अब तक का जब से रिकॉर्ड किया जा रहा सबसे गर्म साल है। ये और संस्थाएं बता रही थी कि लेकिन WMO की रिपोर्ट में ये ऑफिशियल हो गया, आधिकारिक हो गया। साथ ही 2014 से लेके जो 23 का दशक है यह भी अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है। ये तो चलो गर्म का रहा ही है, लेकिन इस साल जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो भी संकेतक हैं, जो भी प्रमुख संकेतक हैं, 5-6 संकेतक हैं, उन सब में रिकॉर्ड हुआ है। वो सब ने रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के जलवायु तापमान या कह सकते हो पृथ्वी के बुखार को लेकर जो भी संकेतक हैं वह सब ध्वस्त हो गए हैं, रिकॉर्ड हो गए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये साल जो है, पिछला जो 2023 गुजरा है, वो एक जलवायु परिवर्तन के लिए एक जो है गंभीर चुनौती का साल रहा है। ठीक, उसको समझेंगे कि कैसे क्या मामला रहा है। जहां तक दूसरा समाचार है वह ये है कि चीन का न्यूज है। चीन में कई सारे अस्पताल जो है अपने यहाँ जो नवजात शिशुओं के लिए जो यानी कह सकते हो कि गायन प्रसूति जो व्यवस्था होती है, जहाँ नवजात शिशुओं की जन्म की व्यवस्था जो होती है उसको बंद कर रहे हैं। बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको जो है वहाँ पे जो है ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, यानी कि बच्चों का जन्म नहीं हो पा रहा ताकि वो वाइबल हो सके। यानी इतने भी बच्चों का जन्म उस अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है जिससे उनका वो विभाग अपना चला सके। और ये कहीं ना कहीं चीन की समस्या जो बता रही है, जो डेमोग्राफिक एक चुनौती है, उसके बारे में ये रिपोर्ट ये बता रहा है। रिपोर्ट ये रूटर्स में न्यूज छपा था। तीसरा जो समाचार है जिस पे हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मुनाफा और गरीबी, बलात् श्रम का अर्थशास्त्र। यानी फोर्स लेबर का जो इकोनॉमी है, यानी फोर्स लेबर के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं, उसमें जो है गरीबी और मुनाफा, यही नाम है। मुनाफा और गरीबी, पावर्टी एंड जो है प्रॉफिट, जो है इकोनॉमी ऑफ फोर्स लेबर। ये ILO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया भर में जो है वैश्विक स्तर पे जो फोर्स लेबर या बलात् श्रम है या जबरन श्रम जिसे कहते हैं, यह जो है इससे जो मुनाफा हो रहा है वो 236 अरब डॉलर का हो रहा है। यानी कि आप अगर इसमें 1 अरब डॉलर 8,000 करोड़ रुपया होता है, तो अगर 236 में 8,000 या 8200 करोड़ रुपए का गुणा कर दीजिए तो सोचिए कि कितना बड़ा जो है लाभ जो है फोर्स लेबर के कारण हो रहा है। यानी जो जबरन श्रम है या बलात् श्रम है या फोर्स लेबर है, उसके पीछे के प्रमुख कारण में मुनाफा और गरीबी तो है ही है, लेकिन मुनाफाखोरी भी इसमें बहुत प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को हम, इन तीन मुद्दों को आज हम समझेंगे। चलिए पहला देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के मुख्य संकेतक वर्ष 2013 में रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहे हैं। कौन कौन से संकेतक है? जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, गर्मी है यानी सतह की जो गर्मी है, समुद्र के जल का जो तापमान है, या जो कह सकते हो उसको हीट कंटेंट जो है कहते हैं, मरीन हीट कंटेंट बोलते हैं उसको, या मरीन हीट वेव आता है, या ग्लेशियर का पिघलना आता है, या अंटार्कटिक के जो आइस कैप या बर्फ छत्रक हैं। ये कुछ प्रमुख ऐसे संकेतक हैं, हालांकि वो काफ़ी कुछ आपस में जुड़े हुए हैं, जिन सब में जो है कहीं ना कहीं कहीं रिकॉर्ड ऊपर है, कहीं रिकॉर्ड नीचे है, और कुल मिला के बता रहा है कि पृथ्वी का जो धरती हमारा ग्रह है उसका हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है। उसका पारा बढ़ा हुआ है, तापमान बढ़ा हुआ है, यानी कि हमारे धरती को बहुत तेज बुखार हुआ है। और ये रिकॉर्ड जब से रिकॉर्ड किया जा रहा है तापमान का, उसके अनुसार सर्वाधिक गर्म वर्ष तो है ही है और सर्वाधिक गर्म दशक भी है। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्या मामला है और वो कौन से 6 संकेतक हैं जिनमें रिकॉर्ड टूटा है। देख लीजिए, ग्रीन हाउस स्पेसिफिक यही जो अभी मैंने बताया, इन्हीं पर हम देखते हैं। ठीक है, तो परिचय देखिए। तो विश्व मौसम संगठन द्वारा जो है कल ही एक रिपोर्ट 19 मार्च 2024 को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट, ये 2023 इसको कहते हैं। ये हर साल ये जो है स्टेटस ऑन क्लाइमेट जो है
चेंज पे स्टेटस प्रकाशित करती है पिछले वर्ष के आंकड़े को लेकर। और ये जो प्रकाशित किया गया है इसमें बताया गया है जो 2023 है वो रिकॉर्ड पर सबसे गर्म रहा है, यानी गर्मी के मामले में 2023 सबसे रिकॉर्ड वर्ष रहा है। इसके पहले, इसमें नहीं है मैं बता रही हूँ, इसके पहले जो गर्म का रिकॉर्ड वर्ष रहा है वर्ष 2016 रहा है, और 2016 के बाद 2023 जो है सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैस का असर भी, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दिखाई दे रही है, वह भी दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा स्तर पे है। इसके पहले का रिकॉर्ड 2022 का था, यानी 2022 में ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा था, उसके रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 2023 उससे ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो तापमान है यानी गर्मी है वो तो बता ही दिए सबसे ज्यादा है। इसके कारण जो समुद्र की गर्मी है या जो ओशियन हीट कंटेंट है, OHC बोलते हैं, कि समुद्र जो है, जैसे आपको पता होगा कि जो हमारी जितनी भी जो गर्म जो वायुमंडल गर्म होता है या धरती को गर्मी मिलती है उसका 90% गर्मी जो है हमारे महासागर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे में जब गर्मी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से सागर के हीट कंटेंट में भी वृद्धि हो रही है, और जब हीट कंटेंट में वृद्धि हो रही है तो समुद्र में जो है, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, और साथ ही साथ समुद्र के में जो है हीट वेव, मरीन हीट वेव चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे गर्मियों में लू आदि चलती है, वैसे सागरों में हीट वेव चलती है। हीट वेव के बारे में अभी बताएंगे, तो वो समस्याएं देखी जा रही है। और अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ का आवरण रिकॉर्ड स्तर पे कम हो गया है। इसी के साथ साथ जो दुनिया भर में जो ग्लेशियर का एक पूरा रिजर्व है, अगर पूरे को संग्रह करें अगर रिकॉर्ड को, उसमें से भी काफी कमी आई है, और वो कमी अभी तक के जो हम आंकड़े हैं उसमें से सबसे कम है। तो इसी को हम चलिए देखते हैं कि क्या मामला है, कैसे है। तो जैसे देखिए, ग्रीन हाउस गैस रिकॉर्ड स्तर पे जो है सबसे ज्यादा है, कम नहीं है, सबसे ज्यादा है। इसके पहले जो ग्रीन हाउस गैस का रिकॉर्ड था वह 2022 में था, और 2022 के बाद 2023 में ग्रीन हाउस गैस का जो स्तर है वो थोड़ा वृद्धि उसकी कम हुई है, लेकिन 2022 से 2023 में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बढ़ा ही बढ़ा है। और इसमें जो ग्रीन हाउस गैस, जैसे आपको पता होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो होता है जैसे कि कोई शीत वाले क्षेत्रों में जब एक शीशे का घर होता है, उसमें जब कोई सूर्य की किरणें आती है तो वो आने देता है, लेकिन वापस गर्मी को वह रोके रखता है, जिसके कारण जो है वो गर्म रहता है और सर्दियों में वहां पे खेती आदि की जाती है। इसी तरह का प्रभाव जो है हमारा वायुमंडल दिखाता है, जो सूर्य से आने वाले स्मॉल या सूक्ष्म तरंगों को तो आने देता है, और धरती से रेडिएट होकर वापस जाने वाले दीर्घ तरंगों या जो है लार्ज वेव को या उसको रोक रखता है। और ये रोकने में प्रमुख भूमिका जो निभाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है। और इसका स्तर बढ़ता जा रहा है, पिछले बार सर्वाधिक था और उसके रिकॉर्ड को फिर इसने तोड़ दिया है। अब अगला देखते हैं कि दूसरा कौन सा रिकॉर्ड टूटा है। दूसरा रिकॉर्ड टूटा है इस वर्ष सर्वाधिक जो है 2023 जो है, इस वर्ष नहीं मतलब 2023 सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है, और इसके पहले यह रिकॉर्ड रहा है 2016 के पास। ठीक है, 2016 के पास सर्वाधिक जो है गर्म रिकॉर्ड रहा है, उसके बाद 2023 में रहा है, जिसमें अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की प्रमुख भूमिका है। और चूंकि 2022 में भी सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस था, लेकिन कुछ और भी कारण है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के साथ साथ जो अल नीनो इफेक्ट दिखाई दे रहा है पिछले साल जो है जुलाई से ही दिखाई दे रहा है, उसके कारण भी समुद्र के सतह का जो है तापमान, समुद्र के सतह के तापमान बढ़ने के कारण गर्मी में जो है वृद्धि दिखाई दे रही है। और ये जो दशक है, ये जो पिछला दशक चला है 2014 से लेकर 2023 का जो 2000 यानी 10 साल का जो दशक है, उसमें भी 2016 और 2023 सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है, और ओवरऑल ये दशक जो है सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, तो इसके कारण जो है कहीं ना कहीं जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ा और साथ साथ जो गर्मी बढ़ी है, तो गर्मी जो बढ़ी है तो उसके कारण जो है हमारा ओशन हीट कंटेंट रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। ओशन हीट कंटेंट वो होता है कि समुद्र द्वारा जो है गर्मी को जो एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो 2023 इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 द्वारा जो है, जो हमारे महासागर हैं उनके द्वारा रिकॉर्ड स्तर पे जो है कह सकते हो कि 65 साल के रिकॉर्ड, इस रिपोर्ट बताती है
कि 65 2023 रिपोर्ट बताती है कि ओशन हीट कंटेंट, ये जो है महासागरों द्वारा संग्रहित गर्मी को बोला जाता है, यह 65 साल के अवलोकन रिकॉर्ड में सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो हमारे महासागर हैं वो हमारे धरती का जो भी तापमान होता है उसका 90% वो अवशोषित करते हैं। तो जब धरती का तापमान बढ़ा है, देख रहे हैं पिछले एक दशक से पूरा पिछला दशक ही सर्वाधिक गर्म वर्ष दशक रहा है, और पिछला साल भी सर्वाधिक जो है गर्म साल रहा है। इसके कारण जो है समुद्र की हीट कंटेंट जो है, ओशियन हीट कंटेंट या महासागरों की गर्मी की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक स्तर पे हो गई है। अब जब सागर सर्वाधिक गर्मी इकट्ठा किए रहेंगे तो जाहिर सी बात है सागरों के जो सतह है या उनके जल का तापमान जो है बढ़ा रहेगा, और उसके कारण समुद्री हीट वेव का रिकॉर्ड अनुभव किया जा रहा है। हीट वेव क्या होता है? समुद्री हीट वेव, देखिए जब किसी क्षेत्र विशेष के समुद्र के सतह का तापमान यानी उसके जल का तापमान उसके औसत से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो और 5 दिन से ज्यादा, ये 3 से 4 डिग्री ज्यादा 5 दिन से ज्यादा लगातार बना रहे, तो कहा जाता है कि वहां पे मरीन हीट वेव आई है, यानी समुद्री गर्म जो है तरंगे उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, और देखा गया है कि तो इसके पहले 2016 में सर्वाधिक थी, क्योंकि उस समय सर्वाधिक मतलब इसके 2023 के पहले सबसे गर्म साल 2016 था, तो उस समय 2016 में 23% समुद्र के सतह पे जो है हीट वेव देखी गई थी। कुल समुद्र का जितना भी जो सतह है उसमें 23% पे हीट वेव देखी गई थी, और ये आंकड़ा 2023 में बढ़ के 32% हो गया है। और ये कहीं ना कहीं जैसे अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ाया था कि इसके कारण बहुत सारी जो है समुद्र की ऐसी चेंज हो रहे हैं वहां के वातावरण में, वहां के पारिस्थितिकी तंत्र में, जो कि दीर्घकालीन हो जाते हैं कि फिर वो वापस पूरा नहीं लौट पाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें देखी जा रही है। अब ये हीट वेव बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, तो इसके कारण एक हमारे पृथ्वी का एक प्रमुख संकेतक वह है अंटार्कटिका में बर्फ की चादरें, वह भी हमारे जलवायु को के एक प्रमुख संकेतक के रूप में होती हैं। उसमें भी रिकॉर्ड स्तर पे कमी देखी गई है, यानी वो बहुत ज्यादा पिघल रही है। अगर देखा जाए तो फरवरी 2023 में अंटार्कटिक समुद्र का दायरा घट के 17.9 लाख वर्ग किलोमीटर ही रह गया है, जो जब से 1979 से जब से उपग्रह से या सैटेलाइट से डेटा ली जा रही है तब से किया गया जो है सबसे कम जो है ये बर्फ की चादर या बर्फ के छत्रप हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में जून से नवंबर तक की शुरुआत के समय में यह दायरा रिकॉर्ड निचले स्तर पे पहुंच गया है, यानी कि यह भी एक चीजें देखी गई है। साथ ही में जो एक और प्रमुख आंकड़ा देखा जाता है हमारे जलवायु परिवर्तन को हमारे जलवायु को में भूमिका निभाने वाला, वो है ग्लेशियर। और ग्लेशियर के बारे में वह भी देखा गया है कि ग्लेशियर जो समूह है वैश्विक स्तर पे, उनके जो टोटल रिकॉर्ड है, यानी जितना उनका घनत्व है या जितना उनका पूरा वो है मास है, उनमें रिकॉर्ड गिरावट आई है। और यह गिरावट अमेरिका और यूरोप के जो है ग्लेशियर्स में भी देखी गई है। तो देखिए 2022-23 में, वर्ष 2022-23 में वैश्विक ग्लेशियर समूह को रिकॉर्ड पर बर्फ का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के ग्लेशियर विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, और 2022-23 के संदर्भ में जो ग्लेशियरों की स्थिति है वो अब तक के सबसे निचले स्तर पे हो गई है। और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वर्ष 2023 जलवायु परिवर्तन को लेकर या हमारे ग्रह की जो स्थिति है उसको लेकर जो है कई सारे जो है खराब यानी बुरे पैरामीटर्स को ध्वस्त किए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी ये जो वर्ल्ड WMO या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेटस रिपोर्ट आई है, जो हर साल प्रकाशित होती है, उसने कुछ ये प्रमुख संकेतकों में ये हमें बताया है कि कैसे 2023 ने जो है ये चीजें बना दी है वो, और हमारे सामने उसने एक चुनौती पेश की है कि आगे आने वाले समय में हम इससे कैसे बचें, क्योंकि अभी भी एल नीनो चल रहा है। 2023 में जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन रिकॉर्ड पे है, तो उसका प्रभाव गर्मी में दिखाई देगा, और ये सारे जो कंडीशंस चल रहे हैं इसके भी प्रभाव दिखाई देंगे। तो लोगों को उम्मीद है कि 2024 2023 से ज्यादा गर्म होगा। और 2023 में एक खास बात है कि जो औसत तापमान बढ़ा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, वह 1.45 डिग्री ज्यादा है, और हमें 2032 तक जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस को रोकना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं न्यूज हमारे लिए, वो ये है कि
चीन के कई जो है अस्पतालों में नवजात शिशुओं की डिलीवरी की जो प्रणाली या व्यवस्था थी या जो सुविधा थी उसको बंद कर दिया है। उनको बंद क्यों किया? क्योंकि उनको बंद करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि चीन की सरकार ने बंद करवाया है, ठीक है? चीन की सरकार कर सकती है, बहुत कुछ उटपटांग काम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन की सरकार ने बंद करवाया है। चीन की सरकार तो चाह रही है कि ये खुले रहे, लेकिन वहाँ की जो बहुत सारी ऐसे डेमोग्राफिक में कई सारी ऐसी चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं, जनसंख्या और वहाँ के जो है कह सकते हो कि कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने वहाँ पे नवजात शिशुओं के जन्म के जो दर है उसको या जन्म की स्थिति को रिकॉर्ड कमी कर दी है। यानी और जो पिछला 2023 है वो 2022 और 23 लगातार 2 साल ऐसे रहे हैं जिसमें चीन की जो है जो कह सकती हो जनसंख्या जो है जन्म दर रिकॉर्ड कम रही है। और 2023 में और 2022 दोनों सालों में चीन की जनसंख्या में कमी आई है और 2023 में चीन की जनसंख्या रिकॉर्ड कम हुई है। तो ये एक चुनौती है, एक समस्या है। क्या कारण है? जैसे ये है समस्या, तो इसका क्या कारण है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं चीन के संदर्भ में। और इसमें समझने के दौरान कई सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि ये हमारे लिए भी एक आई ओपनर है, जैसे चीन के लिए चीन की जो है किसी और की कमियां हमारे लिए भी सीख का कारण बन सकती है अगर हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम वो गलतियां न करें। तो देखिए, चीन के कई अस्पतालों ने इस साल नवजात शिशुओं की डिलीवरी सेवाएं बंद कर दी हैं, क्योंकि उद्योग विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नए जन्मों की रिकॉर्ड गिरावट के बीच मांग में गिरावट के कारण प्रसूति सर्दी यानी जो बच्चों की जन्म लेने की बात है वो कम हो रही है। हालांकि 2024 को चीन में ड्रैगन वर्ष माना जाता है और लोगों को चीन की सरकार को ये उम्मीद है कि ड्रैगन वर्ष में अमूमन जो है लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं क्योंकि शुभ माना जाता है उनके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत स्थिति बदली नहीं है और कई सारे जैसे पूर्वी जेनजियांग, दक्षिणी सियांगसी के विभिन्न प्रांत हैं जो वहां पे, जैसे हमारे यहाँ राज्य हैं वहां पे प्रोविंस हैं, उनमें से कई सारे अस्पतालों में पिछले 2 महीनों में के का दौरान जो है वो बंद हुआ है। और ये रिपोर्ट रॉयटर्स पे आई है और रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट कहां से? चीन की ही जो स्थानीय मीडिया है, और चीन की आपको पता है कि चीन एक जो है कम्युनिस्ट कंट्री है और वहां पे कोई भी मीडिया स्वतंत्र नहीं है, वो एक तरह से सरकार का मुखपत्र है। यानी सरकार की ही मीडिया की रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि वहां पे ये स्थिति हो रही है। कोई ऐसा नहीं कि कोई भारत का समाचार पत्र बता रहा है, ये रॉयटर्स जो संस्था है और उसने वहां की मीडिया के हवाले से ये बताया है। और ये बात देखिए, चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के भी नवीनतम जो उपलब्ध आंकड़े हैं, जो कह सकते हो कि 2020-21 का ही आंकड़ा है, वह भी बताता है कि प्रसूति अस्पतालों की संख्या 2020 में 807 से घटकर 2021 में 793, यानी 21 में ही 14 अस्पताल वहां पे बंद हो गए थे। तो वो आंकड़ा जो है और 22-23 में तो वो रिकॉर्ड जो है कमी जो है देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मीडिया की रिपोर्ट भी कह रही है और वहां के जो स्वास्थ्य का जो अपना रिपोर्ट है सरकारी, वह भी कह रहा है कि ये समस्या है। और चीनी स्थानीय मीडिया ने कहा है कि नवजात शिशुओं की घटती संख्या का मतलब है कि कई अस्पतालों के लिए अपने प्रसूति विभाग का संचालन जारी रखना भी संभव नहीं है। यानी कि वहां पे बच्चे इतना की जन्म की दर इतनी कम हो गई है कि उनको अपने जो है प्रसूति वाले जो है अपने विभाग ही बंद करने पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। और यह स्थिति कहीं ना कहीं चीन के समक्ष एक गंभीर समस्या लेकर आई है, क्योंकि चीन की सरकार जो है वहां पे चीन के जो नीति निर्माता हैं वो अपने डेमोग्राफिक स्थिति को देखते हुए वो चाह रहे हैं कि वहां पे बच्चे पैदा हों। देखिए 1980 से लेकर 2015 तक चीन ने फोर्सफुली वन चाइना पॉलिसी शुरू की थी। एक चीनी एक पहला मतलब एक बच्चा जो है वन चाइना मतलब वन चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चा चीनी दूसरा गैर चीनी, यानी कि फोर्सफुली माता पिता को फोर्स किया गया कि वो एक बच्चे को जन्म दें। उसका उनको फायदा तो मिला, जनसंख्या तो उन्होंने अपने को बड़े तेजी से कंट्रोल करके वाहवाही बटोरी। दुनिया के बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखो चीन ने बहुत अच्छा कहा। हमारे यहाँ भी कई सारे विशेषज्ञ थे जो लेफ्ट लीनिंग है यानी वामपंथी विचारधारा वाले हों, उन्होंने कहा देखो चीन से सीखनी चाहिए, चीन ने कैसे अपने यहाँ जनसंख्या को काबू किया, भारत को भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन आपको याद रखिए कि जो चीजें जबरदस्ती की जाती हैं उसका परिणाम उसका दुष्परिणाम ही दिखाई देता है। जो चीजें प्लानिंग से की जाती है, जो चीजें लोगों के जो भी सामाजिक परिवर्तन अगर लोगों के सामंजस्य या उनको साथ लेके किया जाता है,
उसका प्रभाव दिखाई देता है। भारत में शुरुआत के कुछ यानी कह सकते हो कि हमारे यहाँ जो है इमरजेंसी जब लगी थी उस दौरान कुछ प्रयास हुए थे जबरदस्ती इसको रोकने की, जन्म के कंट्रोल करने को लेकर, बर्थ कंट्रोल को लेकर, नसबंदी आदि की चीजें, लेकिन उसका बहुत बैकफायर हुआ। वो सरकार चली गई, बहुत अलोकप्रिय वो व्यवस्था थी, जिसके बाद किसी भी सरकार ने जबरदस्ती कंट्रोल करने की न करके बल्कि प्लानिंग की। प्लानिंग प्लानिंग मतलब सोच समझ के की, सरकार भी की, लोगों को भी धीरे धीरे प्रेरित किया कि वो स्वेच्छा से ऐसा काम करे। और उसका ये है कि आज 2022 में ही हम चीन की जनसंख्या से ज्यादा निकल गए हैं। इसके बावजूद भी चीन परेशान स्थिति में है, चीन के सरकारों के हाथ पांव फूल रहे हैं। और जो कभी 2015 तक चीन कहता था कि एक बच्चे के सिवा नहीं, वो अब वहां पे बच्चा पैदा करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए कारण, समस्या देख लेते हैं कि देखिए इससे क्या हो रहा है। चीन की निर्माता इस बात से जूझ रहे हैं कि युवा जोड़ों की बच्चे पैदा करने की इच्छा कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अधिकारियों को तेजी से बूढ़े होते समाज, अभी आंकड़े देखेंगे चीन के 21% से ज्यादा जनसंख्या 60 वर्ष से ज्यादा है। और ये और भी एक कारण है जनसंख्या के वृद्धि दर में कमी को, ये जनसांख्यिकी से दर्द का सामना दे रही है। चीन में स्थिति ऐसी है कि एक बच्चा है, लगभग 35 साल तक ये व्यवस्था रही है। तो एक बच्चे की पॉलिसी है, पता चला एक पेरेंट्स के एक बच्चा है, कोई लड़का है और किसी एक पेरेंट की लड़की है, दोनों की शादी हो गई। अब उनके एक बच्चे हैं तो एक बच्चे के ऊपर उनके 2 पेरेंट और उनके ऊपर 4 पेरेंट, यानी कि एक बच्चे के ऊपर जो है एक से ज्यादा। अब वैसे अगर 2 बच्चे रहते हैं तो एक पर माना जाता है कि एक पर 2 पेरेंट या 2 पर 2 आएंगे, यानी पति पत्नी पर जो है 2 आएंगे, तो वो चल जाती है व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक व्यक्ति के ऊपर ढेर सारे ऐसे बच्चे जो है इकट्ठे, या जनसंख्या जो है इकट्ठी होती जा रही है। ठीक है, और ये चीन की जनसंख्या देखिए वर्ष 2023 में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई थी, क्योंकि रिकॉर्ड कम जन्म दर और कोविड-19 के कारण उच्च मौत की जनसंख्या में गिरावट के कारण जो है ये बहुत ही कह सकते हो कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो गई थी। और अधिकारियों को या सरकार को डर है कि अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता पर भी गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जनसंख्या, अब इसमें एक बात है कि अगर इसमें हो ही गया तो इसमें समस्या क्या है ना? तो देखिए जनसंख्या बहुत भूमिका अदा करती है। कम जनसंख्या, कम लेबर फोर्स, कम जो है उपभोक्ता, और जब कम लेबर फोर्स, कम उपभोक्ता, यानी कम आर्थिक विकास। और जब लेबर फोर्स और ये सारी चीजें कम होंगी तो वहां पे लेबर फोर्स की कीमत भी ज्यादा हो जाएगी। तो जो चीन को एज मिला हुआ था वैश्विक फैक्ट्री बनने का, वो सारी चीजें वहां से हटना शुरू हो जाएगा। तो हटने हमें तो फायदा ही होगा, भारत उसके लिए भी तैयार हो रहा है। लेकिन भारत को दुनिया को सीख लेने की जरूरत है। हालांकि भारत ने पहले ही सीख ले लिया, बहुत होशियार है भारत, वो चीन से और अमेरिका दोनों से खूब सीख ले चुका है, ये बात कही जाती है। तो कहीं ना कहीं जबरदस्ती या अलोकतांत्रिक तरीके से कोई व्यवस्था लाने की कोशिश की जाती है तो वो बैकफायर ही होती है और उसका दुष्परिणाम ही दिखाई देता है, वो बताता है। अच्छा, चीन में नवजात शिशुओं के कम जन्म लेने का कारण क्या है? देखिए चीन की सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि वहां पे इंसेंटिव दे, सब कुछ दे, लेकिन वहां की जो महिलाएं हैं उनके अंदर बच्चा को पैदा करने को लेकर जो है अनिच्छा का भाव है। उसके पीछे जो कारण है उसमें यह है कि बच्चों की जो है ना देखभाल की ऊंची लागत है, शादी करने की अनिच्छा है, या पारंपरिक जो समाज है, जैसे चीन भी एशियाटिक समाज है, वहां भी अभी समाज में यह माना जाता है कि महिलाएं ही बच्चों की देखभाल करें। और ऐसे में महिलाओं को अपना कैरियर छोड़ना पड़ रहा है, या कैरियर उनको लगता है कि वो अगर बच्चे करेंगे तो उनको कैरियर छोड़ना पड़ जाएगा, जिसके कारण वो शादी को लेके अनुच्छिक हैं। जबकि सरकार इस जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए वित्तीय, कर लाभ, आवास सब्सिडी सब कुछ दे रहा है। लेकिन चीनी एक थिंक टैंक का कहना है कि अगर चीन में देखा जाए, अगर महिलाओं को जो बच्चा पैदा करके उनकी देखभाल करने के लिए जो उनका जॉब का लॉस होता है, अगर उस सबको जोड़ लिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो बच्चा पालने का जो खर्च है वो चीन में सबसे ज्यादा है। यानी प्रति व्यक्ति आय चीन की जितना, किसी भी देश की प्रति व्यक्ति की आय के हिस्से के रूप में बच्चा पालने का जो खर्च है वो चीन में सबसे ज्यादा है। और ये एक गंभीर चुनौती है जो इसको कर रही है। साथ ही में चीन में बहुत बड़ा जो है जनसंख्या जो है वो 60 वर्ष से ज्यादा लोगों की है। 21% जनसंख्या चीन में 60 वर्ष से ज्यादा लोगों की है। और चीन की गिरती जन्म दर में भी जो है
वही बताया कि 80 से 2015 का जो 35 साल था, एक बच्चा पॉलिसी, उसने कहीं ना कहीं इसमें भूमिका निभाई। और साथ ही साथ जो शहरीकरण तेजी से बढ़ा, शहरीकरण यानी जापान और कोरिया की तरफ देखकर चीन में भी शहरीकरण तेजी से बढ़ा और लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ गए। और जब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में गए तो वहां पे बच्चों को पालना, बच्चों को पैदा करने से लेके उनको पालना, शिक्षा और सारा चीज देना लोगों के लिए जो है क्या हो गया, जो है महंगा होता गया। इतना महंगा हो गया कि ज्यादातर लोगों ने उसके लिए अनिच्छा ही जाहिर कर दी है। और ये चीन के लिए एक गंभीर समस्या से, एक कह सकते हो टिकिंग टाइम बम है। और इसको जबरदस्ती तो आप कर नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक गंभीर, चीन जो बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहा है उसमें से एक बहुत बड़ी चुनौती चीन के लिए यह भी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो अगला हमारा रिपोर्ट है, एक गंभीर प्रवृत्ति का जो है ये रिपोर्ट है। विश्व श्रम संगठन या ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, हिंदी में जिसका अनुवाद है मुनाफा और गरीबी, बलात् श्रम या फोर्स लेबर के अर्थशास्त्र या प्रेरक हैं। यानी बलात् श्रम के जो भूमिका निभाता है, प्रेरक कारक है, उसमें मुनाफा है और गरीबी है। गरीबी के कारण लोग जो है उसमें जाने मजबूर हो जाते हैं, और जो मुनाफा है भी है, ये लोगों को जो उसको बलात् श्रम कराने वाले हैं उनको प्रेरित करता है जो है करने के लिए। यानी कि फोर्स लेबर के लिए जो पुश फैक्टर है वो गरीबी है, जो पुल फैक्टर है, जो नहीं पुल फैक्टर यानी जो लोगों को खींचता है वो गरीबी है, और जो पुश फैक्टर है वो मुनाफा है, वो लोगों को जबरन धक्का दे देता है उस क्षेत्र में जाने के लिए। और इसमें ILO ने बताया है कि इसके बारे में जगह बताया कि कैसे समस्या है, उसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उसमें उन्होंने बताया है कि बलात् श्रम की क्या स्थिति है, क्या मुनाफा है, और क्यों किन किन क्षेत्रों में बलात् श्रम फैला हुआ है, और साथ ही में इसको रोकने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कि मुद्दा क्या है। तो मुद्दा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो है कल ही यह रिपोर्ट आई थी, मुनाफा और गरीबी, बलात् श्रम का अर्थशास्त्र, प्रॉफिट एंड पॉवर्टी इकोनॉमी ऑफ फोर्स लेबर। ठीक है, इसमें कहा गया है कि निजी अर्थव्यवस्था में बलात् श्रम से प्रतिवर्ष 236 अरब डॉलर का अवैध लाभ होता है। अवैध लाभ क्या होता है, यानी जैसे कोई बॉन्डेज लेबर है, उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है, लेकिन उसको अगर मार्केट रेट पे उसकी जो है मजदूरी दी जाए तो जो मजदूरी उसको मिलेगी अगर वो जो है लोग अपने पास रख लें तो वही अवैध लाभ है। यानी ये मिलना किसको चाहिए, ये उस बॉन्डेज लेबर के रूप में जो काम कर रहा है, जो लेबर फोर्स, उसको मिलना चाहिए। लेकिन उसको न मिलके ये किसको मिल रहा है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी जो लोग ये बलात् श्रम कराते हैं उनको लाभ मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी राशि है, 236 अरब डॉलर, पाकिस्तान की तो GDP से ज्यादा है। ठीक है, ये पूरे वैश्विक स्तर पे है। और 2000 देखा जाए तो 2014 के बाद फोर्स लेबर या बलात् श्रम से होने वाले अवैध मुनाफे की कुल राशि में 64 अरब डॉलर का वृद्धि हुई है। यानी कि अगर हम 82-83 रुपए से इसको गुणा कर दें, 82-83 से गुणा कर दें, तो ये तकरीबन आएगा 5 लाख करोड़ से ज्यादा की जो है रुपए की जो है ये वृद्धि हुई है। और इसके लिए श्रम के लिए जो है मजबूर लोगों की संख्या में वृद्धि, साथ ही पीड़ितों के शोषण से उत्पन्न उच्च मुनाफा, ये दोनों इसके प्रेरक कारक है। ठीक है, अब अगर हम इसके देखते हैं कि ILO के महानिदेशक हैं, जो उन्होंने कहा कि बलात् श्रम करने वाले लोगों पर कई तरह की जबरदस्ती की जाती है, जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से वेतन रोकना सबसे सात काम है, और बलात् श्रम की गरीबी और शोषण के चक्र को कायम रखता है और मानवीय गरिमा पर आघात करता है। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं, ILO के महानिदेशक कह रहे हैं कि बलात् श्रम करने वाले लोगों पर जबरदस्ती की जाती है, और उसमें से एक कारण है कि पैसे को रोक लेना या कम देना। साथ ही श्रम जो बलात् श्रम है उसमें गरीबी का कारण है, साथ ही में ये गरीबी और शोषण के एक चक्र को जन्म दे देता है, और यह मानवीय गरिमा पर भी आघात पहुंचाता है। इस रिपोर्ट में जो कहा गया है उसके अगर प्रमुख निष्कर्ष को देखें तो ILO की यह रिपोर्ट कहती है कि अनुमान लगाती है कि बलात् श्रम से जुड़े तस्कर और अपराधी प्रति पीड़ित लगभग 10,000 डॉलर का कमा रहे हैं। यानी कि जितने लोग बलात् फोर्स लेबर में हैं, और जो मुनाफा है अगर देखते हैं तो जो प्रति बला किसी को एक औसत है कि किसी को अगर वो फोर्स लेबर करा रहे हैं तो 10,000 डॉलर का उनको लाभ हो रहा है। यहाँ पे 10,000 डॉलर तो कई सारे लोगों को मिलता नहीं है। 10,000 डॉलर मतलब अगर देखा जाए
तो 8.5 लाख रुपए का लाभ प्रति व्यक्ति फोर्स लेबर के तहत ये जो संघ अपराधी है या जो फोर्स लेबर करा रहे हैं उनको लाभ हो रहा है। ठीक है, और इस बलात् श्रम में होने वाले कुल वार्षिक अवैध मुनाफा में जो क्षेत्र वाइज देखा जाए तो यूरोप और मध्य एशिया में सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद एशिया और प्रशांत क्षेत्र है, फिर अमेरिका है, फिर अफ्रीका है, फिर अरब राज्य हैं जो है मूल्य के आधार पे। ठीक है, और अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए पीड़ित अवैध लाभ के आधार पे कि प्रति व्यक्ति से कहां लाभ ज्यादा हो रहा है, तो यूरोप और मध्य एशिया है, और ऐसे फिर इसके बाद देखा जा रहा है। एक चीज जो और इसमें दिखाई दे रही है वो है कि बलात् श्रम में सर्वाधिक मुनाफा जो होता है ना, वो फोर्स कह सकते हो कि जो यौन व्यापार है या यौन शोषण होता है, कमर्शियल यौन शोषण, वाणिज्यिक यौन शोषण, उसमें जो फोर्सफुली जो लोग भेजे जा रहे हैं, उसमें एम्प्लॉय किए जाते हैं, वो एक प्रमुख प्रेरक कारक है। और देखा जाए तो जितने भी आईएलओ की रिपोर्ट बताती है कि जो जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, बलात् श्रमिक हैं यानी फोर्स लेबर हैं, उसका 27% ही जो है इस व्यापार में है, जबरन इस व्यापार में है, किसमें, जो है वाणिज्यिक यौन शोषण वाले में। लेकिन उससे मुनाफा, जो टोटल मुनाफा हो रहा है उसका 73% जो है किससे हो रहा है, इसी व्यवसाय से हो रहा है। और इसमें एवरेज, जैसे एवरेज अभी देखे थे कि ओवरऑल उनको कोई अगर काम बलात् श्रम करवा रहा है तो एवरेज वैश्विक स्तर पे $10,000 एक आदमी के काम कराने पर लाभ हो रहा है, लेकिन जो इस व्यवसाय में है उसमें $27,000 से ज्यादा, यानी लगभग देखा जाए तो 25 से 26 लाख रुपए बचत हो रही है इसमें। और जो इसके सिवा जो दूसरे निजी क्षेत्र में बलात् श्रम के काम, फोर्स लेबर के काम कराए जा रहे हैं, उसमें 3700 से कुछ डॉलर हो रहे हैं, यानी कि 2.5 से 3 लाख रुपए। यानी मुनाफा कमाने वाले में ये बहुत भूमिका है, लगभग 73% लाभ में दे रहा है, जबकि जो लोग काम कर रहे हैं उसमें 27% ही लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद इस कमर्शियल वाणिज्यिक यौन शोषण के बाद उद्योग है, उद्योग के बाद सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र के बाद कृषि है, कृषि के बाद जो है आप अगर देखोगे तो कृषि के बाद घरेलू कार्य में आता है। ठीक है, और यह वो अवैध मुनाफा ही है जो उनको मजदूरी के रूप में मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। जहां तक ये रिपोर्ट आंकड़े बताती है कि 2021 में 27.6 बिलियन यानी 2,76,00,000 लोग फोर्स लेबर के रूप में काम कर रहे थे, और ये आंकड़ा देखा जाए तो प्रति 1,000 पे 3.5 लोग बलात् श्रम में काम कर रहे थे, और पिछले 5 से 6 सालों में ही 27 लाख लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो अब प्रश्न होता है कि इसको लेकर क्या किया जाना चाहिए। तो ये रिपोर्ट बताती है कि इसको लेकर जो है पूरी दुनिया में, चूंकि ये वैश्विक स्तर की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में प्रयास करने की जरूरत है, जिसको लेकर जो है पहले बताया गया है कि जो बलात् श्रम रोकने के लिए जो इन्फोर्समेंट कार्रवाइयां हैं उसको करना पड़ेगा, उसमें वैश्विक स्तर पे प्रयास करना पड़ेगा, टारगेटेड क्षेत्र है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी देखा कि जो कमर्शियल जो है या वाणिज्यिक यौन शोषण वाली चीज है, उसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है, वहां देखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये प्रवर्तन के साथ साथ ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि सिर्फ प्रवर्तन यानी सिर्फ लाभ ही तो है नहीं है, उसमें लोग जो है मजबूरी में भी जा रहे हैं, उसको लेकर क्षेत्र विशेष जैसे गरीबी है या किसी क्षेत्र विशेष के लोग जो है जा रहे हैं, तो उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। तभी इस कह सकते हो कि जो मानव गरिमा के अनुकूल इतनी बड़ा एक गंभीर समस्या है, इससे निपटा जा सकता है। और यही बात जो है आईएलओ के जो महानिदेशक हैं उन्होंने भी कहा कि दुनिया को अब दुनिया के बारे में पता चल गया है कि ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, फोर्स लेबर, जो कि कहीं ना कहीं एक कलंक है। ये कभी चलता था लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो ये कलंक के रूप में है, और इसको रोकने के लिए वो आह्वान करते हैं कि दुनिया के लोग जो है इस पर कार्रवाई करें। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।